आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें प्रेषित करते हैं। सभी का पुनः एक बार आभार, नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर आपका। आज नेशनल वर्ड्स डे है। हम नेशनल वर्ड्स डे के उपलक्ष्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज माइक्रोवेव टॉवर्स हों, टेलीफोन टॉवर्स हों, या जितनी तरह की ये वेव्स चल रही हैं, उनकी वजह से पक्षियों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही। जो आसपास हम पक्षी देखते थे वो भी बड़े सहमे सहमे से नजर आते हैं। वो अब तो लुप्त प्राय होने के कगार पर है। वर्ल्ड डे के विषय में आदरणीय डॉक्टर एन.डी. शर्मा जी हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में हैं, और हमारे साथ सैकत बसु जी हैं। मैं आदरणीय विष्णु प्रसाद शर्मा जी से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने शुरुआती वचन में न केवल स्वागत भाषण बल्कि कुछ न कुछ आपके अनुभव भी बताएं चिड़ियों के बारे में। प्लीज अनम्यूट सर, विष्णु प्रसाद शर्मा जी। अनम्यूट, म्यूट हैं आप। आप म्यूट हैं, म्यूट है सर, आप म्यूट। आवाज नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। I welcome all of you to this AYUSH SAMRIDDHI webinar on birds, iconic symbol of nature, most important subject. So in this webinar, we have eminent speaker. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to this AYUSH SAMRIDDHI webinar on birds, iconic symbol of nature. So in this webinar, we have eminent guest speaker. I want to welcome Dr. Narendra Dev Sharma, member UP Go Seva Ayog from Lucknow. Namaskar, sir, and welcome you to this AYUSH SAMRIDDHI webinar. Next, I want to welcome Dr. Saikat Kumar Basu, Executive Research Director, Performance Seat, Lethbridge, Alberta, Canada. Namaskar, sir, and welcome you to this AYUSH SAMRIDDHI webinar. Once again, I welcome all the eminent speaker, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this evening webinar, AYUSH SAMRIDDHI webinar, Birds, Iconic Symbol of Nature. तो बर्ड्स तो सही, धीरे धीरे पवन जी अभी बोले हैं, बर्ड्स का नंबर धीरे धीरे कमती हो गया है। आइडर ये तो जो हम लोग का टावर है ना, उससे भी उसका इफेक्ट हो सकते हैं थोड़ा बहुत। और पोल्यूशन ज्यादा हो गया है, पोल्यूशन ज्यादा हो गया। हम लोग का यहाँ बर्ड्स माइग्रेट करते हैं ड्यूरिंग दिस सीजन, बहुत बर्ड्स आते हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे उसका नंबर कमती हो जा रहा है। बहुत दूर से बर्ड्स आते हैं, वेराइटीज टाइप्स ऑफ बर्ड्स आते हैं। एग्जैक्ट कॉस्ट तो हम नहीं बता पाएगा, लेकिन to maintain this nature, birds is essential. Not only birds, all insect and all, everything is required. Everything is required. So we have now, today we have very important guest speakers are there. We are waiting to hear from them. Namaskar, over to Pawanji. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर। आदरणीय अग्निहोत्री सर अपनी संक्षिप्त भूमिका के लिए। फिर हम डॉक्टर एन.डी. शर्मा जी को आमंत्रित। धन्यवाद प्रोफेसर पवन शर्मा जी, और धन्यवाद प्रोफेसर विष्णु प्रसाद शर्मा साहब। आपने अपना स्वागत भाषण के अतिरिक्त आपने पक्षी और पक्षियों के विलुप्त होने के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही मैं आज की इस वेबिनार के अपने दोनों अतिथि वक्ताओं का, आदरणीय डॉक्टर एन.डी. शर्मा साहब और डॉक्टर सैकत साहब का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया विषय है और बहुत ही संवेदनशील विषय है। हम चूंकि आपने लिखा कि नेशनल बर्ड्स डे, तो कम से कम जिस राष्ट्र में हम रहते हैं
उसकी तो एक बहुत ही भारी और बहुत महत्वपूर्ण पक्षियों से जुड़ी हुई हमारी कहानियां है, हमारा परिचय है, हमारी पहचान है। क्यों? क्योंकि पक्षी छोटे हो बड़े हो, हम बहुत शुरू करते हैं सीधी सी गरुड़ सा, गरुड़ जो निहायत भगवान जी के साथ रहते हैं, हमारे भगवान विष्णु जी के वाहन ही है, और स्वयं में पक्षीराज भी कहे गए हैं। और उनके साथ साथ ही उनकी और काकभूषण जी की ये जो मृत्यता या उनका जो कार्यक्रम चला, उससे हमारी रामचरितमानस की राम कथा अविस्मरणीय बनती है। और काकभूषण जी काक के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी के आंगन में उनके साथ अटखेलियां खेलते रहे, उनको खिजाते रहे, और वो बहुत लंबी कहानियां चाहिए। साथ साथ एक और हमारे हुए गिरिराज जी, जो जटायु और संपाति के रूप में दो भाई बने, और वो सूर्य की यात्रा करने पहुंचे, वहां पर आगे कहानी सबको मालूम है। तो वहां से लेके और पशु, और हमारे जो कहना चाहिए राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, और शुतुरमुर्ग नहीं दिखाई पड़ रहे, हालांकि वो बाहरी पक्षी है, लेकिन पक्षी संप्रदा और पशु संप्रदा, वनस्पति संप्रदा, ये एक राष्ट्र की बहुत ही बड़ी पहचान और उपलब्धि होती है। और हमारी खुशी है, हम तो वेदों से और रामायण महाभारत काल से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर कि बाज और दूसरे तीसरे आकाशचारी जितने भी थे, वो किसी न किसी रूप से मानवीय सेवा में या मानवीय पहचान के लिए हमेशा साथी रहे हैं। तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें आज अपने अतिथि मनीषियों से जानना है कि अब पक्षियों का जो तिरोहित हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। सामने हमारे पेड़ है, दाल चावल और दाने डाल दिए जाते हैं, आती हैं तरह तरह की चिड़ियां आती हैं। माइग्रेशन की चिड़ियां तो हमारे हरिद्वार में चंडी घाट के नीचे साइबेरियन जो आते हैं, स्पेशली पक्षी प्रेमी यहाँ पे बहुत लोग घूमने जाते हैं। तो बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन पक्षियों का कैसे रख रखाव रखा जाए। घर की चिड़िया जिनको हम लोग चिड़िया और तोता मैना गौरैया ये सब कहते थे, वो भी विलुप्त हो गई हैं, वो पूरी पूरी प्रजातियां नहीं दिखाई पड़ती हैं। इन सब के बारे में हम अपने आदरणीय सभी महानुभावों का बहुत बहुत हृदय से प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और उनके ज्ञान से हम लोग लाभान्वित होने जा रहे हैं। आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है, और अगली कार्रवाई के लिए प्रस्तुत मैं आदरणीय एनडी शर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ आज मैं लेट हो गया हूँ बहुत, लेकिन फिर भी आपका ज्ञान हमारे सर आंखों पर था। प्लीज अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। यस। पक्षी हमारे जीवन के अभिन्न अंग, आज से नहीं बल्कि पौराणिक काल से अगर हम देखें तो हमारे सारे देवी देवता किसी न किसी रूप में पक्षियों के साथ उनका बहुत ही सानिध्य रहा है, चाहे वाहन के रूप में हो या रक्षा के रूप में हो, न किसी रूप में उनका सानिध्य हमेशा बना। आप देखें, माँ सरस्वती हंस का वाहन है, लक्ष्मी उल्लू, कार्तिकेय मोर, माँ दुर्गा सिंह। इसी प्रकार से अगर हम देखें विष्णु जी गरुण, तो ये सारे सारे पशु न केवल उनके वाहन के रूप में हैं बल्कि पूजनीय भी हैं, क्योंकि ये आप देखते हैं कि जबकि कोई भी मृतक होता है उस समय भी हम विभिन्न पक्षियों के लिए कुछ खिलाते हैं। कनागत के दिन आते हैं तो कौओं के लिए हम आवाहन करते हैं। तो ये पौराणिक जो हमारी परंपराएं हैं वो आज भी जीवंत हैं, और उनकी जीवंतता का कारण यही है कि अभी भी हम अपने अपने संस्कारों के साथ में उनको रखे हुए हैं। अन्यथा इस समय की जो स्थिति है, जैसे कि अभी आपने बताई कि टॉवर्स लगे हैं, बड़े बड़े खंभे हैं, पतंग हैं, ये ऐसे प्रभाव भी कर रहे हैं कि जिनसे कि हमारे पक्षियों की समस्याएं बहुत बढ़ चुकी हैं।
हम वैसे फिर भी आमतौर से देखते हैं कि जब भी पक्षियों का शब्द आता है तो हमारे जितने भी पक्षी हैं वो विभिन्न प्रदेशों के हिसाब से हमारे लिए सहायक है। जैसे कि आप देखें कि हिमालय रीजन है, उसके अंदर मोनल्स हैं। हमारे तराई रीजन के अंदर आपके फीजेंट्स हैं, वाइल्ड हैंस हैं। इसी प्रकार से दलदली रीजन के अंदर कीकर हैं, तीतर हैं, बंगाली फिलेमेंट्स हैं। हमारे प्लेन्स के अंदर प्रवासी पक्षी हैं। ड्राई रीजन के अंदर चकोर है, चकई है, चिकवा है, खंजन है, कौवा है, गदरी है, चील है। ये हमारे ऐसे पक्षी हैं कि जो कि जिनका की अंडा का काल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पक्षी आमतौर से जिस दो प्रकार के पक्षी हैं, एक तो कीट पक्षी और एक वेजिटेरियन, एक फूल पत्तियों से जो कि हमारे लिए हमारी सहायता करते हैं। तो ये आमतौर से जितने भी कीट पक्षी हैं, ये बच्चे वर्षा काल के अंदर अंडों के से निकलते हैं, और फल फूल वाले पक्षी जो हैं वो बसंत काल में आते हैं। पर्वतीय पक्षी जो हैं वो जून के अंदर अंडे देते हैं। और विलुप्त होने वाले पक्षी जो हैं, जो तराई क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, उनकी इस समय की स्थिति ये है, जैसे कि खरमौर है, बंगाल फ्लॉकन है, कि 50 साल के अंदर केवल 80 वर्ष 1876 में और जून 80 में इनके लिए देखा गया। यानी कि बिल्कुल विलुप्त होते चले जा रहे। और इनके विलुप्त होने का कारण क्या है कि हमारे जो वन थे उनकी कटान इतने अधिक होने लगे हैं कि कंक्रीट का जंगल ऐसा हो गया है कि उनके रहने के स्थान ही नहीं बच रहे। और आप देखें कि इनके करीब करीब अमेरिका के अंदर 10,000 पक्षियों के अंदर अगर हम देखें तो 12% पक्षी जो हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। और जिनका मुख्य रूप से कारण यही है कि जो पेड़ आज कट गए हैं तो उनके रहने के स्थान ही नहीं बचे हैं। आपने देखा है गिद्ध, जो कि जरा सा भी कहीं पर भी कोई दुर्घटना होती थी कि सड़क के ऊपर कोई भी जानवर मरता था, तमाम गिद्ध इकट्ठे हो जाते थे और उसके लिए मिनटों के अंदर समाप्त कर देते थे। लेकिन आज गिद्ध दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? गिद्ध एक तो क्या है कि कुछ मेडिसिन्स ऐसी हो गई हैं कि जिनके से उनके लिए उनकी संतति जो है वो समाप्त होती चली जा रही। और इस प्रकार से जैसे कि आपने कहा कि टॉवर्स हैं, पतंग हैं, ये ऐसे कारण हैं कि जो दैनिक रूप के अंदर हमारे पक्षियों की संतति के लिए जो है वो समाप्त करते चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा 5 जनवरी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये 5 जनवरी का दिन इसी उद्देश्य को लेकर के मनाया जाता है कि हम अपने पक्षियों की रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से उनका पालन पोषण कर सकते हैं, किस प्रकार से जो उनकी संख्या कम होती जा रही है उसको हम कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अमेरिकन सोसाइटी ने, एनिमल वेलफेयर कोलिशन सोसाइटी ने वर्ष 2002 के अंदर सबसे पहली दफा 5 जनवरी के लिए इस दिन के लिए पक्षी दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया, जो आज सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर सभी स्थानों पर मनाया जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो इस समय की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के प्रति हम हर जनमानस के लिए जागरूक कर सकें कि किस प्रकार से। आप देखें कि बहुत से पेड़ पौधे ऐसे हैं
कि जो उनके की पॉलिन्स जो हैं, ये पक्षी जो हैं, छोटी वाली चिड़िया जो होती हैं, बजीगर्स हैं, ये खाते हैं और उसके बाद अपनी बीट के साथ उनके पॉलिन्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। कुछ जो हैं बड़े पेड़ हैं, उनके ऊपर ये कौवे आदि बीट करते हैं, उसकी बीट के साथ में एक जगह से दूसरी जगह पर चील आदि जो हैं पहुंचाते हैं, जिससे कि पीपल हैं, बरगद हैं, बड़े पेड़ हैं, ये विभिन्न स्थानों के ऊपर स्थानांतरित इन पक्षियों के माध्यम से ही तय हो पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो कटान हो रही है और उसके अलावा जो विभिन्न बीमारियों के लिए दवाएं दी जा रही हैं, उनसे काफी पक्षियों का ह्रास हुआ है, उनकी कहना चाहिए संख्या कम होती जा रही है। इसी विषय के ऊपर आज हम लोग चिंता करने के लिए कहिए या ये कहिए कि इसका कैसे निदान किया जाए, इसके ऊपर आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जितने भी पक्षी हैं, इन सबके लिए रहने सहने के लिए जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं पड़ती हैं, वो समाप्त होती जा रही, क्योंकि पक्षी भी दो प्रकार से, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ जो हैं वो डोमेस्टिक हैं, पालने वाले हैं, कुछ वाइल्ड हैं, कुछ केवल वेजिटेबल्स खाने वाले हैं, वेजिटेरियन हैं, कुछ केवल शहद आदि के ऊपर निर्भर करते हैं, कुछ माइग्रेटरी हैं जो प्रवासी हैं, कुछ जल के अंदर रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये सारे पक्षियों का एक साथ किस प्रकार से ऐसा समन्वय किया जाए कि विभिन्न जलवायु के अनुसार, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि विभिन्न स्थानों के ऊपर कौन कौन से पक्षी सर्वाइव कर सकते हैं, तो हम उन पक्षियों के लिए किस प्रकार से स्थानांतरित कर सकें और कैसे हम जन जागरण कर सकें। विभिन्न सोसाइटीज ऐसी बनाई जाएं जिन सोसाइटीज के माध्यम से हम इन पक्षियों की प्रजातियों के लिए संरक्षण दे सकें, इनको विलुप्त होने से बचा सकें। ये आज की सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि खान पान। क्योंकि पहले होता क्या था कि हमारे घरों के अंदर जो कुछ भी खाना बनता था, उससे पहले क्लास जो था वो पक्षियों के निकाल कर रख दिया जाता था। वो प्रथा अब लगभग समाप्त हो गई। इसी प्रकार से हमारे जितने भी छोटे कीट पतंगे थे, उन कीट पतंगों के लिए भी ये प्रथा थी कि ये पॉलिन ग्रेन्स के लिए फूलों के ऊपर बैठ करके एक जगह से दूसरे स्थान पर पौधों के लिए बीज का स्थानांतरित करते थे, जिससे कि ये पौधे सर्वाइव करते थे, नेचुरली सर्वाइव करते थे, लगाने की भी उतनी आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन आज लगाते हुए भी उनकी कटान जो है, यह हम कहना चाहिए सुंदरता के कारण हमने केवल उनके लिए बगीचों के अंदर या हॉर्टिकल्चर के अंदर या एग्रीकल्चर उसके अंदर, इन सब के अंदर हमने समाहित कर दिया है, जो नेचुरली पॉलन ग्रेन्स के द्वारा या कीट पक्षियों के द्वारा या बीज के द्वारा जो हमारे कहना चाहिए फर्टिलाइजेशन हुआ करता था, वो लगभग पेड़ों के माध्यम से समाप्त होता जा रहा है। इसके लिए हम क्या किया, यही सबसे बड़ा उपाय है कि हम ऐसी समितियां बनाएं कि जो इनके प्रति केवल जागरूक ही न करें, बल्कि छोटी छोटी जगहों पर इनका पालन पोषण भी किया जाए। हम अपने घरों के ऊपर आजकल जैसे जाड़े हैं, जाड़े के दिनों के अंदर अगर हम एक टेंट लगा दें तो बहुत से वहां पर पानी रख दें तो बहुत से पक्षियों का जीवन जो है हम बचा सकते हैं, जो कि ठंड के कारण बिना किसी उसके क्योंकि पेड़ समाप्त होते जा रहे हैं, घोंसले समाप्त होते जा रहे हैं, तो वो जाए कहाँ। तो इस प्रकार से अगर डिफरेंट कॉलोनीज के अंदर
इस प्रकार के संरक्षण जो है भी बना दिए जाएं, तो हम बहुत से पक्षियों की सहायता कर सकते हैं और उनको मृत्यु से बचा सकते हैं। और यही नहीं, अपने पेड़ पौधों के जो एक सीड्स का इधर उधर से वितरण होता है, संचयन होता है, उसके लिए भी हम प्रोपगेट कर सकते हैं। तो इसके पश्चात ये भी आवश्यक है कि हम उनसे तो काम लेने की बात सोचते हैं, लेकिन उनके खाने पीने के प्रति हम उतने सजग नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, विटामिन सी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। अब ये कैसे उपलब्ध? उसका एक ही उपाय है कि या तो हम जो छोटे छोटे स्थानों पर हैं, जैसे कि हमने बताया, कि वो संस्थाएं इन चीजों की पूर्ति इन पक्षियों के लिए कर सकें। दूसरी चीज क्या है कि इनके लिए जो वेजिटेबल्स खाने वाले हैं और जो नॉन वेज के लिए हम, जैसे इस समय चील है नॉन वेज, बाज है नॉन वेज है, लेकिन उनकी संख्या जो है, गिद्ध है नॉन वेज है, लेकिन उनकी संख्या जो है लगभग समाप्त होती चली जा रही है। तो इन सब के बचाव के लिए हम उनके लिए पालने का भी वो कर सकते हैं, और पालने के लिए हमें जहाँ कहीं भी पालते हैं वहां पर उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने सहने की व्यवस्था इस प्रकार से हो सकती है कि जिससे कि वो बिना किसी बीमारी के उनका संरक्षण हम कर सकें। और उनका जो वेस्ट है उसको डिस्पोजल करने के पश्चात उससे हम खाद भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे जो रिसेंट स्टॉक्स हैं उनको टेम्परेचर कंट्रोल करने के पश्चात हम उनके लिए अपने लिए उपयोगी भी बना सकते हैं। समय ज्यादा हो रहा है, मैं इसके लिए यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि ये विषय बहुत लंबा है और इतने पक्षी हैं कि हर पक्षी का जहाँ जहाँ स्थान है उसके अनुरूप उनमें उनकी व्यवस्था करना आवश्यक होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। Thank you very much, sir. Thank you very much. Really, you are the ocean of knowledge. We are blessed by your drops of blessings. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अब डॉक्टर शैकत बसु जी को सादर आमंत्रित करता हूं। I would like to invite Dr. Shaikat Kumar Basu. Welcome, Dr. Shaikat. Welcome. Dr. Shaikat Kumar Basu. Am I audible to you, Dr. Shaikat Basu? Dr. Shaikat Kumar Basu ji. Am I audible, Dr. Shaikat Kumar Basu? He's joining. He's just joining. Welcome, welcome, Dr. Shaikat. हाँ, Welcome. नहीं, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था। नाउ आई एम बैक। ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for your warm invitation. It is a pleasure once again to be a part of Ayush Samriddhi. Thank you, Sharma ji. Thank you, Agnihotri ji, and all other dignitaries and participants present. Today, 5th January is the National Birds Day, and where it originated, it is actually from United States. This date coincides with the National Christmas Bird Count event. In colder countries, particularly in USA, Canada, they have a tradition of winter bird count. And in this winter bird count, they usually consider common people to participate in helping experts in whatever birds they spot in whichever part of the country and to report them
to get an overall idea about the population of various parts seen in across North America. Particularly, this is a tradition in USA and Canada. And over the years, they started in 2002, and now it has been adopted all over the year, all over the world. And National Birds Day is also celebrated in India. It is important in that particular aspect that as our previous speaker has very nicely elucidated that how birds are being lost in our environment. So what is important to increase our education and awareness about the bird conservation. So on this auspicious day of 5th January and from this August platform, what I would like to appeal to every participant is that to understand that how birds are an important part of our ecosystem and how without them we are pushing ourselves towards a challenge in which we are jeopardizing our own existence down in the long, not so distant future. Why are birds so important? Birds are an important species of animals which are responsible for not only economic purposes. For example, as we know that there is poultry, there are egg production, and this is a huge supply of proteins chains that occurs all over the world. And it is a source of cheap nutrition for many people, and it is a part of an important part of our diet. And agriculturally, livestock maintenance wise, poultry, duckery, and particularly hatchery for the egg production is significantly important. We only know about chicken, turkey, and ducks, but today quail, emu, ostrich, and all other birds have also been incorporated in the part of this grand poultry production, and it's building our economy. And India is one of the largest giant poultry producers of the world, one of the largest meat producer with respect to poultry, and also one of the large egg producers across the world following China. So this is a great achievement for the country, particularly with respect to our agricultural achievement. But on the natural field or on the natural platform, it's alarming that how much birds we are losing in a mega biodiverse country like India. It is true that our lifestyles have changed, our constructions have changed. If you live in a city, you will see that our sparrows have started coming back. But few years back, 10 years down the line, there was sparrows were becoming extinct in the city areas, not only because of their not finding lack of food and stuff, but mostly it was construction purposes. Our huge multi-storied apartments that replaced our domestic houses in the cities and particularly in the urban areas led to a big threat for the existence of domestic sparrow because they could not find any more places to make their nest. Our ventilators or parapets that used to be a very common, or the sun guard, which used to be a very common aspects of building construction in old city areas, has comparatively changed, and our houses and apartments from single houses has changed into large apartment flats where these helpless birds were not finding enough safe area that they were used in making their nest, and slowly they started competing with other birds, and finally there has been an exit of the sparrow from the city urbanscape, which is very, very detrimental because sparrows have been one of the most successful urban birds around the world, and including India. Countries around the world has been significantly reporting the drop of sparrows in large numbers, and there has been International Sparrow Day, and there has been sparrows have been not only selected as state birds from several Indian states, but also as state birds for many other districts and countries around the world to symbolize the loss of urban birds, which is not a very good thing for our ecosystem. But slowly, as I have been watching in various parts of India, there are reports of sparrows coming back. Male and female sparrows could now be seen around the bus stands and bus stops because these birds are not domesticated, but they are very much human dependent. They make their nest close to human habitation because they are dependent on us for our food supply, grains, food, whatever we could provide. And they have been nesting very successfully along with our own home habitation. You will be surprised to know one of the striking studies, and I have been involved in the studies, where we are finding more sparrows are bus stops.
Like if you are in many cities in Kolkata, in West Bengal, like Kolkata and other areas, if you are waiting in the bus stop and if you look up, you would see that the edges of the shade that is used for the bus stop has a little ventilator, and also a little extended stretch where birds could come and perch on them, and they have started making them as their nest very successfully. So if you are in any kind of bus stop in major towns and cities, you will now see that these birds are making very successful nest along these bus stops, shades, factory shades and stuff, and they have started making a comeback. This is the reason is because that these species of birds are not used to making nests on trees and other dead trunks or other old buildings and stuff. Sparrows usually like domesticated house to make their habitation, and slowly they are making a comeback. But to make the long story short, the overall situation of bird diversity around the world is not very good. For example, we always talk about non-renewable energy resources, like how we need to change carbon and petroleum use as our energy sources for alternative energy resources or non-renewable energy resources, for renewable energy resources like windmills, hydroelectric power, tidal powers and stuff. But recent research have indicated as we are increasing the number of windmills, we would see that these are impacting the migration pattern of birds, or the circulating current that is being generated in and around those big giant fans. They are dragging the birds into those currents, and many of them are dying, getting hit by the fans as they are moving. So this is not only migratory bird, resident birds, and even bats and insects are impacted, while because they are getting attracted to this current that is being generated. I'm not talking about electrostatic current or electric current, but the wind power that is generating the mechanical force has been dragging birds into that, sucking into the fan movement, and many of them are getting battered. So if in many Western countries they are finding out that they can find a large number of dead birds at the bottom of many windmills that has been installed, and with the increasing number of windmills, there has been an increasing number of bird deaths. So these are causing serious, significant impacts to bird population. In addition to us, for anthropogenic forest fires, extensive pollution, restriction of agriculture in many areas, destruction of the forest are all impacting various species of birds. For example, the great Indian bustard, as we found in Madhya Pradesh, Rajasthan, and Gujarat, is almost on the verge of extinction. This is one of the largest flying bird that can fly, but they are hitting electric wire lines, towers, transmission towers and stuff, and they're getting electrocuted and dying in huge numbers. Very less number of these giant bastards are now available and surviving in Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh, and conservation efforts has been initiated, but their numbers have not increased successfully. Another great bird which is mythological, we talk about Garudaji, and which is nothing but more than various species of vultures that we have in India. On in the Indian subcontinent, we have 6 to 7 different species of vulture, and all of them, other than the Himalayan vulture, is doing very bad because of a specific reason. What we have found out is that the researchers have indicated that animals are treated with a drug called diflunac for many of their infections. And when these animals, these diflunac are retained within the body of the dead carcass and the dead animal, and as these animals or cattle are discarded in areas where vultures come to feed upon them, they actually are uptaking through the meat, decaying meat, they are uptaking the diflunac medicine, and as soon as it goes into the bird, it is not impacting the kidney system of the animals they are being given as medication, but they have been causing kidney failures or renal failures, particularly in case of vultures. We are alarmed that 97 to 98% of 6 different species of vulture in India are almost down. The population crash has been significant. When I used to be a child, living in Kolkata, and used to be sitting on the roof looking at the sky during the winter months, we would see the sky is dotted with black spots, and these used to be large number of vultures that would soar on the sky of Kolkata. But in today's Kolkata skyscape, you will barely see any vulture. Even if you move around the countryside, unless there are places where we discard animals and few restricted forest areas,
vultures have almost been wiped out into extinction, and this is a very, very dangerous, alarming call for our ecosystem conservation, is because they are one of the top predatory decaying species that helps in removing meat and prevention of various diseases and contamination. Vultures have very strong acids in their stomach, and they are extremely capable of digesting decaying meat and bones while they are consuming them and keeping the environment clean. Unfortunately, the number of black kites have increased. The number of common crows have increased because of our urban lifestyle and storage of throwing away of food materials, or in non-scientific methods of discarding food products that have spurred the population of these species. But vulture has been wiped out from the entire Indian subcontinent, both in urban as well as in rural areas. Even in rural areas, we do not get to see much vulture. Vultures are being multiplied in various vulture reintroduction and reproduction center. One of them is in West Bengal, one is in Rajasthan, one is in Madhya Pradesh. Although they have the reproduction rate of vultures are very low, they only give birth to couple eggs. They lay only 2 eggs. The incubation period is quite long, and mostly only one baby hatches out, and they take a long time to mature. And breeding them and releasing them into the external environment has been a very slow process. So the rate at which the vultures are getting extinct and the rate at which vultures we are introducing through our breeding program is significantly low. And how long we will be able to sustain this successfully is a matter of grave concern. While on the other hand, many other bird species have shown an extensive increase. For example, our urban crows, urban feral pigeons have shown an extensive increase. The urban common myna has shown, doves have shown common increase, and many of them have turned into pests. Even our national bird, the peacock, or the technical term for it is peacock is the male, peahen is the female. The actual correct term for identifying this group of birds, which is our national bird, is the blue fowl, which is very related to our common chicken. They belong to the same pheasant family, and the males are extraordinarily beautiful plumage. Only 3 species of peacocks are available. The one we have in India is the blue peafowl, which is present all across South Asia. There is another peafowl, which is called the green peafowl or the green peacock, which is found in parts of Southeast Asia. This used to be present in Northeast India at one point of time, but then they have become extinct due to overhunting and exploitation, overkilling. These are not available anymore. Only the Imphal Zoo has a few specimens of green peafowl. But like blue peafowl, green peafowl is commercially raised in various European countries, and it is very easy to reintroduce these species into India, which used to be apart, and they could very easily adapt to our local environment. I have written multiple times to the government of India for the reintroduction of the green peafowl to add to the natural bird biodiversity, as we are looking for introduction of cheetah into our country to increase our biodiversity and megafauna, which I have requested a number of times to the government of India to consider. And it's much cheaper and easier to reintroduce green peafowl in India, particularly in Northeast India. And the other peafowl, which is the Congo peacock, is not found in Asia. It's only found in the Democratic Republic of Congo, and which is also extremely endangered. But the number of blue peafowl has increased extensively, and many states, particularly northern and western India, has once time requested the government of India for culling and reducing their number because they are turning into serious crop pest. But because it's a national, religious, and cultural heritage and iconic symbol of India, there has been issues that the number of peafowl increasing population is hampering the crop production in many states. One of my suggestions has been that we could help other countries to repopulate. For example, we could capture lots of blue peafowl and introduce them into Bangladesh with the cooperation of the government there, because their blue peafowl, green peafowl was also found to be present in Bangladesh, but now they have become extinct in these countries. And I think if we have close collaboration between these countries, not only in trade, commerce, in economic development, but also in ecological conservation, we could reintroduce a lot of species that have successfully multiplied in India and has become or is becoming a kind of a threat as a pest, like nilgai and others, could be reintroduced in parts of Nepal, Bangladesh, countries where they were available at one time, but now they have become extinct.
This also extends to the conservation of migratory birds. As our previous speakers have importantly highlighted, that not only the resident birds, the migratory birds also need conservation efforts, because migratory birds do not get the necessary attention that they need to get. They move from one country to one continent to another. They cross over several countries, and because many of these countries in which they are visiting, they are not indigenous to these countries, there is a huge killing, shooting, poaching, and trapping of these unfortunate birds as they are moving from one country to another. But think about this, that we are global citizens now. India does not belong to Indians only. India also belongs to the whole world. Similarly, Africa does not belong to Africa only. We live in a global village, and it is our duty on the part of the government, on the part of our population, on the part of our conscience, to provide free passage to various migratory species of birds that fly across these countries. If we kill them as they are moving from one country to another on the shield, hiding behind the shield that these are not indigenous birds, we are damaging our biodiversity, we are damaging our eco-stability of our ecosystem, we are damaging our forest, because all these species have significant impact on our ecology. How? Many of these birds will eat the fruits, and through their stomach the seeds will pass, and because of the enzymatic actions on the seed and through the feces they release, they are disseminated in different parts of the forest. So birds play a significant role in the regeneration of the forest and also in the dispersal of seeds and fruits. If the mother plants has the same fruit or same seed growing underneath it, there is a reproduction blockage for the plants. But if through the birds, the plants get an opportunity to spread their wings, to spread their seeds far and wide. Not only it provides an opportunity of the plants to evolve better, get into better geographical environment, and thrive there, and improve the quality of the environment. It also helps in the genetics. So this is by dissemination of fruits and seeds is one of the most important role of the birds. The other is pollination. We only think about bees as extensive pollinators or bats as pollinators, but there are thousands of species of birds, particularly in tropical, subtropical countries, which are very much responsible for successful pollination of flowers, and for which our forestries and as well as agricultural crops are dependent. Bees, no doubt, are one of the best pollinators in the world, but birds nonetheless. And as we are conducting more and more research, more bird species are now being reported to be pollinator friendly, and they play an important role in the pollination process, like hummingbirds. Hummingbirds are very tiny small birds across North and South America and Central America, and they play a very important role in pollinating plant species that thrive on the high tree canopy, 20 to 30 feet above. There are orchids, there are bromeliads, and they produce profuse flowers, and not many insects are capable of reaching there, but hummingbirds compete with the local indigenous bees, and they help in the pollination of these species, which thrive as semi-parasites on other large canopy trees. Without the help of hummingbirds, many of these species will become extinct. And evolutionary, many of these birds and these particular species of flowers have evolved or co-evolved together. So the beak of the birds is carved, and the length of the beak is exactly similar to the depth of the structure of the flower, where they have to dip their beak to collect the nectaries, and while they are doing, they are dusted with pollen grains on their body surface and on their feathers and beaks. And as these birds are moving from one plant to another, just like bees, they are also helping in the process of pollination. Many endangered plant species, many of them which are ornamental, many of them which has rich medicinal properties, many of them which are essential for the ecosystem of many plants, are dependent on such tiny small birds. And the danger is when one particular species of plant has co-evolved with one particular species of bird. If that particular species of hummingbird become extinct over the time, the plant will become extinct too, because it has no other pollinators. So similarly, if the plant become extinct too, the birds which were dependent on that particular plant for collecting their nectaries will also become extinct. So these close
intricate network of nature that has evolved over millions of years and have reached this current stage needs our effort, needs our cooperation to protect them. There is a common treaty in North America between United States, Canada, and North America to provide safe passage and provide conservation to all bird species that migrate across the North American continent, irrespective of whether they come outside the continent of North America or South America, whether these are Canadian species or American species. Nonetheless, as the birds are crossing through the continent, all these bird species are provided proper conservation effort. Similar things need to be adopted in Asia, because many of the Siberian, Chinese, Tibetan bird species that come to India and other warmer parts of the continent for breeding purposes, for nesting and foraging, if they do not get a safe passage while crossing through these countries and they are killed indiscriminately on the behind the hidden shield that these are not indigenous birds, then we are destroying a significant part of our ecosystem. I have been countless time in various conference forums and through my research work and publications have been advocating for international cooperation until adjoining countries, neighboring countries sign treaties with one another in protecting transboundary species like migration of fishes, migration of birds, animals like elephants, tigers that move from one region to another. For wildlife, for plant species, there is no international border. Every species in Asia belongs to every Asian, and it is the responsible for on each of us as global citizen to join hands in protecting those species, thinking that okay, I am protecting species in my country and I do not care for the protection of other species which cross through my country or which use a particular season in my country to breed in here. They also deserve protection, they also deserve our attention, and they should be counted, according to me, as a part of the regular avian population of the country too. We should divide them into resident and migratory species, but extend our cooperation in the conservation of all bird species that land within our international border. This not only applies to India, but particularly to all countries around the world, particularly to the tropical and subtropical areas of the world, which is rich in biodiversity, unfortunately located in many developing and underdeveloped countries where there is geopolitical instability, economic abject poverty, destabilized government, and people are dependent on the forest for their resources. As more and more helpless people suffering from abject poverty, from persecution, from genocides and other related factors are moving into forests for their refuge, they are becoming more and more dependent on the scanty forest resources and making our resources vulnerable, including birds. They are hunting birds in huge numbers. They're using them as meat, as a cheap source of protein. But at the same, these people are doing it out of abject poverty because they have nothing left in their life to survive upon. But it is taking a heavy toll on our ecosystem. And last but not the least is countries like China and various other countries of Southeast Asia, such as Vietnam, Indonesia, who operate big wildlife markets in which internationally species and body parts of wildlife collected from various parts of the world is trafficked into this country under the nose of their government, where they keep a blind eye and because it involves billions of dollars a turnover per year on this illegal wildlife trade and trafficking, is making huge profits, and they are not closing their gate and is promoting the extinction of many species, accelerating this extinction of many species, particularly for the birds, is for their meat, their feather, plumage, getting the young ones as pets. And when we are trafficking this large number of birds, it is unfortunate that a large number, say 70% of them die during transportation. So 100 birds that you are caging and trapping in one country and trying to transport it to the other countries, 70 of these birds out of 100 die during this process of transportation. So what a huge wastage of natural resources, what a cruel human being and soul we are, that we are contributing towards the extermination and destruction of these species, and we do not have this conscience to come and walk together so on the basis of solidarity and from humanitarian ground work in talking out strategic policies in the conservation of birds. With this, I conclude my presentation, thanking the organizers for giving me to use their platform one more time to express my solidarity for the conservation of birds and the avifauna population around the world. I
I request everyone on this platform, every time you see a bird seller saying Indian birds in through their cages, you go to Sonpur Mela and you see hundreds of parakeets are being sold in the cages. This is completely illegal. The state governments, the central government, and the people at large, a single person like you can contribute significantly by making people aware, by writing to the government, by informing forest department, by taking pictures and posting them on the social media to make people aware how we are plundering rare endangered birds of Indian origin within our own country. Forget about the migratory birds that are exposed to heavy extermination, execution in our country. So it is our common duty and responsibility to work together hand in hand in protecting these bird species. Thank you very much one more time. It has been a pleasure sharing your platform. Thank you very much, Sharmaji, Agnihotriji, and all the other dignitaries and participants present on this platform. Thank you. Thank you very much, Dr. Sagar. Thank you very much. I would like to have comments on your statement from Dr. Andy Sharma. Dr. Andy Sharma. Nothing to say. A very educative lesson, and it is very important that how the traffic of the birds can be controlled and reared, especially in villages and country. क्योंकि देश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो है आजकल राजनीतिक। अगर किसी भी व्यक्ति के लिए कहीं पर भी आप बर्ड्स के लिए रखना शुरू कर दीजिए, तुरंत राजनीति बीच में आ जाती है कि आपने ये कैसे पाल रखे हैं। मैंने कई दफे यहाँ के मार्केट के अंदर 200 हजार बर्ड्स के लिए सीज किया है, लेकिन सीज करने के पश्चात हुआ क्या कि उनको हमें वापस करना पड़ा। तो ये स्थिति ऐसी है कि जब तक कि गवर्नमेंट और पार्टिसिपेंट्स सबका साथ नहीं होता, तब तक हम इकोसिस्टम के लिए इम्प्रूव नहीं कर सकते। ये हमारे साथ थोड़ा सा सेटबैक है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत आभार। अग्निहोत्री सर, अब सेशन ओपन है, हम दोनों वेबिनार पर सभी के वक्तव्य दे सकते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद प्रोफेसर शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारी दूसरी वेबिनार में दोनों ही अतिथि वक्ताओं ने बहुत ही गहराई से और संवेदनशीलता के अनुसार पक्षियों के जीवन रक्षण के लिए सही तरीके से चिंता व्यक्त की और उपाय भी बतलाए। और मुझे अच्छे से याद आया 1990 में ही जब हमारे बच्चे स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल में दाखिल किए गए थे, तो वहां पर उनका जो लंच बॉक्स को डिब्बा बचा के लाते थे, तो हमने उनसे पूछते थे इसमें ये बचा हुआ क्यों है, तो कहते मेरी टीचर कहती थी कि पशु पक्षी के लिए कौन बचाएगा। तो ये एक दो और पशु पक्षी के लिए बचा के लाते, जैसे कि सर अभी बता रहे थे कि पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए जो भोजन निकालने की, ग्रास निकालने की बात थी, वो सभ्यता और वो पद्धति, वो परंपरा समाप्त होती है। ये भी एक कारण है। और दूसरा अभी भी उन्होंने जो कष्ट व्यक्त किया कि सच में पक्षियों को केज में रख के, उनको पिंजरे में रख के पालना, तुरंत जो मेनका गांधी जी से लेके और सभी एकदम जो पक्षी हित की बातें करते हैं, वो फौरन ये कहते हैं। तो वो तो ठीक है, परिंदा को जो है पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। और हमने ये भी देखा है, बड़े हमारे वीआईपी लोग आते हैं, वो पहले देहरादून में रिस्पना पुल के ऊपर और कई जगह पिंजरों में तोते और ये सब रखे होते थे, तो उनको खरीदते थे 50-60 रुपए के, 10-5 तो खरीद लिए, 90-95 बता रहे बात, और उनको छोड़ते थे। उनके यहाँ छोटे छोटे डॉग, तरह तरह के खरगोश सब पलते थे। इन पक्षियों को मुक्त करने के हिसाब से खरीद के छोड़ देते थे। और उससे पहले भी पक्षी शकुन विचार, ये तो अभी हमारी एस्ट्रोलॉजी की हुई थी, वो पक्षियों से उनकी चोंच से लिफाफा खिंचवाते थे कि उसके अंदर कुछ लिखा रखा होता था, वो पढ़ के सुनाते थे कि जो प्रश्न पूछने जाता था कि भाई क्या है। तो पक्षियों का बहुत सारा जो है प्रयोग होता रहा, लेकिन वो खाने को बराबर मिलता था।
हर कोई पक्षी का देख रेख करने वाले रखते थे, और बाज पालते थे, कबूतर पालते थे। ये अलग बात है, कबूतर लड़ाते थे। अब कामाख्या जी में देखा कि सैकड़ों की तादाद में कबूतर हैं, और उनके सबके गर्दन पर लाल रंग का सिंदूर लगा रहता। तो आप पूछते हैं क्या है, पहले तो हम डर गए ये देख के, कहीं इनको क्या गर्दन पर कुछ लगाते हैं, छुरी उरी चलाते थे क्या, खून है क्या है। बाद में मुझे पंडित लोगों ने बताया कि नहीं, ये पूजन करते हैं, वो वहां रहते हैं, उनको हम देवगण के रूप में ही मानते हैं। खैर ये तो बातें हुई, लेकिन सही बात है कि अब अच्छा एक चीज और भी, जैसे आपने सर बताया कि हम टेंट बना के और कुछ पानी वानी रख के, कुछ उनके दाने वाने रख के कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो मॉर्निंग वॉक में जितने भी लोग जाते हैं, जिन्होंने बता रखा है, कभी बाजरे के दाने, कभी मक्का के दाने, चावल, ये सब डालते हैं। लेकिन उसके अलावा हमारे तो बाहर ही अमरूद का पेड़ लगा आके बैठते हैं। नई नई फाख्ता टाइप की चिड़ियां आने लगी। लेकिन एक और दुर्भाग्य है, एक दिन देखा कि बहुत सारे हमारे कार के नीचे पर पड़े हुए थे। देखा कि बिल्ली या कोई जानवर, हिंसक जानवर हत्या कर गया। तब से मेरा ये बिरवा छोड़ गई। वो दो एक बार आई, अब बर्तन और सामान खाना रखा रहता है, वो चली गई ये डर के कि उनकी तो हत्या हो सकती है। तो ये बड़ी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो फॉर्मूला वो यहाँ लागू हो जाता है। तो बहुत सी विडंबनाएं हैं पशु पक्षी से। प्रेम तो मानवीय एक गुण है कि सब प्रेम करते ही हैं, तब तक जब तक ये पशु पक्षी उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। कई बार होता है कि चलो कोई चीज काट गए, कुछ गए, वो अलग बात है, बट स्टिल बंदर आ जाते हैं घर से, डाइनिंग टेबल पे आके अपने आराम से केले ले उठा ले जाते हैं, फ्रिज खोल के ले जाते हैं। ये भी सब आपने देखा होगा, लखनऊ में, हरिद्वार में इस समय बहुत चलता है। कपड़े ले जाते हैं, कू कू करते हैं, उनको खाने को डाला जाता है, तब वो बर्तन गिलास कुछ ले जाते थे, दूसरों तीसरों के घर पर जाके टीन पर गिराते थे, मिलता था। तो हम लोग पशु प्रेमी, पक्षी प्रेमी और प्राणी मात्र के प्रेमी तो रहे हैं, लेकिन वही है, सरकारी विडंबनाओं में बहुत कुछ चाह के भी नहीं कर पाते हैं। खैर इस व्यवस्था में आज हमारे संग बहुत सारे हमारे और मंच पर सुशोभित कर रहे हैं, अतिथिगण उपलब्ध हैं। हम चाहेंगे वो अपने कुछ विचार रखें आज की वेबिनार में कि उनकी क्या सोच है, क्या पकड़ है। और हमारे तो पक्षी प्रेमी हमारे ये भट्ट जी हैं यहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में। वो साइबेरियन पक्षी आंगन में जो आप होता है, उससे बड़ा बच्चों को ले जाते हैं, स्कूल के अपने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को ले जाते हैं, दिखाते हैं, तरह तरह की स्पेसीज समझाते हैं, इनको जो माइग्रेशन होता है। तो हमारे साथ में आज जो लोग जुड़े हुए हैं, हम सर्वप्रथम तो डॉक्टर त्रिपुरारी कुमार जी जो जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अपने विचार रखने के लिए आप आमंत्रित हैं। कुछ चर्चा आज के संदर्भ में, आज के विषय संबंध में आपके अपने व्यक्तिगत विचार और व्यक्तिगत अनुभव है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जब तक वो समय ले रहे हैं, हम आदरणीय प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद जी से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि वो अपने विचार रखें, क्योंकि उनका लंबा अनुभव भी है। और निश्चित रूप से कॉलेज में घोंसले, पेड़ों में जैसे कि छत्ते लग जाते थे मधुमक्खी के, वैसे ही पशु पक्षी अपना रैन बसेरा बनाते ही हैं। आप अपने अनुभव से हम लोगों को अनुग्रहित करिए। स्वागत है आपका। नमस्कार। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लिए माइक। हाँ, आपको, आप लोगों को और दोनों वक्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये बहुत बड़ा सार्थक ये रहा। एक तो ये है कि हम लोग आयुर्वेद के छात्र हैं जो है, तो आयुर्वेद में जो जीवन की विज्ञान होती है, जीवन में केवल हम लोगों का मनुष्य का ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के भी जीवन की माने परिकल्पना की गई है, और उनकी भी रक्षा के लिए बातें हम लोगों की कही गई है। मैं अपने जीवन काल में तो कुछ करते रहा हूँ। विशेष रूप से मैं दो तीन शब्दों का जो है माने पक्षियों के लिए जो है या पशुओं के लिए, कि हम लोगों के यहाँ जो पर्यावरण की बात कही गई है, जो पंचवल्कल की बात कही गई है, जो रसायन की बात कही गई है, अभी हमारे शर्मा जी बता रहे थे कि जगह एक्चुअल घोंसले की जो कमी होते जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो घोंसले की कमी जो है, अभी जो प्लांटेशन हो रहा है, ये कई एक बार हम लोग यहाँ बात उठाए हैं कि ऐसे पौधों का जो है कि केवल जिसमें लकड़ी का जो है या कमर्शियल एस्पेक्ट रहता है, उसमें पशु पक्षी के वेलफेयर का कुछ बात नहीं रहती है। तो हमारा ये है कि बड़ है, पीपल है, पाकड़ है, गुल्लर है, बरगद है, इस टाइप की जो पेड़ है, इसमें हमारा शुरू से, हम भी गांव के रहने वाले हैं, तो देखते थे कि बड़ के नीचे, पीपल के नीचे आदमी भी रहते थे, पशु भी रहते थे, पक्षी भी रहते थे। और सबसे बड़ा कि पक्षियों का खाद्य पदार्थ है। हम रसायन का यहाँ प्रयोग करना चाहेंगे कि हमारा अपना जो अनुभव रहा है कि पक्षी वैसे चीजों का ग्रहण ज्यादा करते हैं
हालांकि उनको कितना ज्ञान है नहीं कह सकता हूं, कि जो रसायन गुण भूयिष्ठ जो है द्रव्य हैं जो है आपको, स्पेशली आप जानते हैं कि पीपल का सीड है, बरगद का सीड है, गुल्लर का सीड है, पकड़ का, तो इन सब चीजों का हम गहन अध्ययन किए हैं कि उसका विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। उसी का अभी जो बात हो रही थी कि वो ले लेते हैं, उनके विष्ठा से दूसरे जगह स्थानांतरण भी होता है वृक्षों का। तो वैसे वृक्षों का हम लोग आयुर्वेद में जो है, जिसे हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट है, ये सब अपने अपने हिसाब से जो है फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर के कर रहे हैं। हम लोगों का आयुर्वेद के लोगों का दायित्व है कि हम लोग पंचवल्कल का आज बहुत डिमांड, हम समझते हैं कि जो पंचवल्कल का अगर प्रयोग किया जाए तो जितने अनयूजुअल जो है डिस्चार्ज जिसको हम कह सकते हैं, वो स्टूल का हो, यूरिन का हो, जो है सीमेन का हो, एक तो उसको रोका जा सकता है। और सबसे जो बड़ी बात है कि उसमें जो है पक्षियों का और पशुओं का बहुत बड़ा आश्रय स्थल है। और चूंकि जगह की कमी है, तो हमारा अपना मानना है कि अगर नदियों के किनारे अगर इसका गहन वृक्षारोपण किया जाए, तो वहां जो है चूंकि जलचर भी होते हैं कि जल में भी इसका जो सीड्स गिरता है, तो हमारा अपना मानना है कि उसमें से जो जलचर जो जीव हैं उनका भी जो है जीवन यापन होता है। तो इसको अगर किया जाए तो हमको लगता है कि काफी हम लोग जो है बेहतर है। हर गांव में जो है हर लोगों का एक ये था कि बड़का पेड़ पीपल का पेड़ लगाने का एक परंपरा थी जो है। आपने जो है या शर्मा जी वगैरह ने कहा कि साहब उसके लिए हम लोग कुछ अपना निकालते थे खाने दाने के लिए, आज वो परंपरा खत्म हो गई है। तो वो खत्म होने के साथ साथ ये है कि उनका जो वातावरण है, जो पर्यावरण वाली जो चीज है, वो नष्ट होते जा रही है, जिसमें स्पेशली इस टाइप के जो वृक्ष हैं इनकी बहुत तेजी से, पहले ये था कि काटने से पाप होता है तो उससे कम से कम रुकता था, आज वो पाप पुण्य वाली बात तो नहीं रही है। लेकिन हम वैसे जगहों पर अगर इन पौधों को लगवावें, हम लोग थोड़ा सा माने सहयोग दे करके लोगों को जो है माने मोटिवेट करके अगर ये करें, तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा ये होगा जो है। और हम बराबर ये कहते हैं कि हम लोगों के यहाँ आयुर्वेद में जो कल्पना की गई है, जो पूरे जीव की कल्पना की गई है, और हम लोग केवल अपने स्तर अपने लिए न सोचें, बल्कि आपने ये बहुत बड़ा काम, ये पवन शर्मा जी का हो, आपका हो, या जिसका भी, कि हर पहलू को जो है आप जो छू रहे हैं, और ऐसे पहलू जिसके बारे में कोई कुछ कहता नहीं है। तो हम समझते हैं कि ये काफी सार्थक चीजें हैं। इस पर फिर हम लोग कभी ये रखेंगे। लेकिन हमारा ये है कि वृक्षारोपण, स्पेशली इस टाइप का वृक्ष जो है, कि बड़ हो, पीपल हो, पाकड़ हो, गुल्लर हो, जो है बरगद वगैरह हो, इन सब चीजों का अगर काफी ह्यूज क्वांटिटी में प्लांटेशन कराया जाए, और स्पेशली नदियों के किनारे जो बाढ़ का भी आपको समस्या होती है, सुखाड़ का भी समस्या होती है, तो इकोनॉमिकल जो है आपको बताया कि जल की जो शुद्धि की भी बात होती है, कि इससे जल भी शुद्ध होता है। तो ये एक बहुत बड़ा सार्थक प्रयास हो सकता है। और इसमें बहुत तरह के जीव जंतु जो है, आपको जो है वो गिलहरी भी हो सकती है, जो है आपको जो है छोटे छोटे जानवर भी हो सकते हैं, छोटे छोटे डिफरेंट टाइप के पक्षी भी हो सकते हैं। तो उन सब चीजों का महत्व काफी बढ़ जाता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों का, हम अपने दोनों वक्ताओं का बहुत, कि उनकी बहुत गहन अध्ययन है जो हम समझते हैं, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रोफेसर दिनेश प्रसाद साहब, आपने तो कुछ गजब ही ढा दिया। आप निश्चित रूप से मिथिला की जो जो भूमि से आते हैं, आप मिथिलांचल से, आपने एक गजब वाली बात बता दी। पंचवल्कल के इशारा करके आपने क्या नहीं कह दिया। बट पीपर पाखरी रसाला, अगर ये इनका स्मरण नहीं करेंगे तो परम विहंगपति का जो सम्मेलन हुआ था, वो तो सब वहां खगपति ही आए थे। आपने वैज्ञानिकता को धार्मिक और आध्यात्मिकता से कैसे जोड़ा। अगर अशोक वाटिका में अशोक नहीं होते तो हमारे पवन पुत्र कहाँ छुपते जब रावण आया हुआ था। ये तो आपने कह दिया। पशु पक्षी व्यक्ति भी, कितने लोग ऊपर, कहानियां आती थी, ऊपर उठ जाते थे। संदीपन गुरु के चेले कृष्ण जी और बदामा जी दोनों पेड़ पे ही थे जब बिजली कड़क रही थी और बारिशें हो रही थी, उसमें चने खाते रहे, कड़कते रहे। पशु पक्षियों का, वृक्षों का आपने पशु पक्षियों के साथ में और मनुष्यों के साथ में जो इस संबंध स्थापित किया, वो पूर्ण वैज्ञानिक, धार्मिक और आध्यात्मिक है। क्योंकि वो जो 62वें दोहे से जो शॉर्ट में रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, वो सब सभी तो वृक्षों की माया है, और सभी पशुओं के, पशु मतलब काकभूषण गरुड़ का पूरा संवाद ही वहीं पे हुआ है। जहां भी कहीं भी आप चलिए, पंचवटी जो कहा गया तो वो भी क्या क्षेत्र था।
बिना वनस्पति तो हमारे राम लक्ष्मण बेचारे सीता जी जो है, अगर बक्षी वृक्ष ना होते तो कहाँ रहते। केवल एक ही जगह थी, देवन प्रथमे गिर गुफा गुफा राखी रुचिर बनाए, उसके अलावा तो सब इधर ही उधर रहे। हमेशा पुष्प वाटिका थी तो वहां थे, पौधे थे। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो कैसे पुष्प मिलेंगे। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, वैज्ञानिकता स्थापित कर दी आपने धार्मिकता और आध्यात्मिकता के आध्यात्म के साथ में, कि जब वृक्ष होंगे तभी सच्चे अर्थों में हमारे पक्षियों को रैन बसेरा मिलेगा। और बढ़िया बात, गिलहरी भी बीजों को खाना और उनको इतस्ततः पहुंचा देना, ये पुनः पुनः पादपारोपण की बात आ जाती है। और दूसरा आपने विधान जी बताया कि नदी किनारे अच्छे वृक्ष लगा दिए जाएं तो सबको बसेरा मिलेगा। बहुत बहुत आपका आभार। और समय पूरा हो धन्यवाद चुका सर है, बहुत हो आप गया लोगों है। को भी। हाँ, हम पवन शर्मा जी से ही कहेंगे इसको कल हमारी 2 वेबिनार हैं सर। जी। पहली वेबिनार 8 बजे वासावले पर है, दूसरी वेबिनार 9 बजे से हमारी जो आपके रेटिनल डिसऑर्डर पे है, क्योंकि ब्रेल डे मना रहे हैं। फिर मैं आप सभी से एक प्रार्थना करता हूं कि यदि कोई ब्रेल को एक्सप्लेन करने वाला टीचर हो तो हमें बताएं। हम उनसे सीखना चाहते हैं कि आखिर ये ब्रेल लिपि क्या है और ये कैसे पढ़ सकते हैं लोग। जी तो यदि कोई ब्लाइंड का टीचर हो तो जरूर हमसे जुड़ें, जिससे एक सेशन हम ब्रेल लिपि पे ही रख सकें itself। इतनी कृपा की। कोशिश करते हैं सर, कल कोशिश करते हैं हम पुनः। जय हो, जय हो, और जय हो। साथ साथ तो हम रहेंगे ही, आप लोगों के साथ जो है रहना ही है जो है। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। अग्निहोत्री सर। आदरणीय सूर्य प्रकाश शर्मा सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। आदरणीय सूर्य प्रकाश शर्मा जी, स्वागत है। आप अनम्यूट कर लीजिए सर। भाई जी अनम्यूट कर लीजिए। आज 76-77 साल की उम्र में भी आप जितने डायनेमिक हैं, आपसे आशीर्वाद लेने की इच्छा है। आप अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हो गया। जी जी, मैंने एक छोटा सा काम किया। अपना जो फ्लेट बनाया था मैंने, उस प्लेट को मैंने पीछे से अपने इस ढंग से मैंने बना दिया। और इसमें सैकड़ों पक्षी वाह। रोज आते हैं। सुबह सुबह से मैं इनको दाना दे देता हूँ, पानी दे देता हूँ। इसमें पानी दे दिया और इसमें मैंने इनको अनाज दे दिया, और शाम तक में इसमें सारा दाना, अनाज और पानी लोग पी लेते हैं। ये मेरा सुबह सुबह का पहले का काम है। मैं 6-6:30 बजे काम करता हूँ। तो अगर ऐसा भी अगर आप लोग बना देंगे, ज्यादा अगर नहीं कर पाए, अगर मैं तो कलकत्ते में हूँ, ज्यादा साधन नहीं है मेरे पास। वैसे एक आम का गाछ है, उसमें कुछ कौवे वगैरह अपना झोला, अपना नेस्ट बना के रखे हुए हैं। और ये इनके लिए पानी की और पीने की व्यवस्था। इसमें चिड़िया भी आती है, कबूतर भी आता है, कौवा भी आता है, मैना भी आती है, गिलहरी भी आती है। इतने सारे पक्षी और पशु यहाँ पर आ जाते हैं इसमें, छोटे से इसमें। लेकिन इसमें 2-3 बार मेरे को करना पड़ता है। तो एक छोटा सा प्रयास है मेरा। तो ये मैं चाहता हूँ कि अपने घर के बगल में या अपने इसमें खिड़की के ऊपर आप अगर कुछ बनाना चाहें तो बनाया जा सकता है। ये मेरा छोटा सा सुझाव है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आप जुड़ने लगे, बस तरंगे दौड़ने लगी भाई जी। आप जुड़ते रहिएगा। नहीं, कल कैसा लगा वासावले ये पे है। ये बहुत कैसा अच्छा, लगा आपको? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये मेरी खिड़की के पीछे बहुत में अच्छा, मैंने लगा दिया, बनवाया था अपना इसीलिए पक्षियों के लिए, पानी के लिए और अनाज के लिए। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। प्रणाम। ये असल में उपकार है। अग्निहोत्री सर। आदरणीय अग्निहोत्री सर। बताया जा रहा है कि रोहिंग्या
अवैध घुसपैठी है। मेरे ख्याल से अब कि बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे आप म्यूट हैं, अग्निहोत्री सर म्यूट हैं। मैं सोचता हूँ आदरणीय सूर्य प्रकाश साहब के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के बाद हम सब लोगों को प्रेरणा ही मिली। मैं भी बाहर तक दिखाने ले गया। हमने अमरूद का वृक्ष और पूरे तीनों बर्तन दिखाए जिनमें दाने रखे आते आते मेरे संग तो एक अनफॉर्चुनेट हो गया। अभी 15 दिन पहले एक पक्षी बेचारा हताहत हुआ, तब से और पक्षियों ने आना बंद किया है, लेकिन दिन में दूसरे और सब जानवर और सब आते हैं। यही सब हम लोगों का एक योगदान है प्राणी मात्र के प्रति। और केवल ये मात्र वेबिनार करना ही नहीं, इसका जो प्रयोगात्मक स्वरूप है उसको भी उसी रूप से जीवंत रखना हम लोग का ही बड़ा आनंद कर्तव्य आता है। है, बहुत आनंद आता है महाराज जब पक्षी हाँ, आते हैं उनकी ना यहाँ पर। चहचहाहट होती, नीचे उतरती, कई वीडियो नीचे उतर के खाती है, चुगती है दाने। हाँ हाँ। चलिए, बहुत अच्छा, अच्छा ये है, लोग बहुत अच्छा, अच्छा। कबूतर का एक बड़ा विशेषता है, ये आधा खाता आधा गिराता है। अरे बर्तन टूट जाता मेरे तो, मिट्टी के हाँ। पात्र और इसमें इसके बाद लड़ते हैं तो वो टूट फिर जाते हैं जी। नीचे में अन्य पक्षी आके उसको खाते हैं जी। तो कबूतर अकेला नहीं खाता है, खिलाता है, खाता है। फिर गिलहरी आ जाती हैं और चीजें आती है, हाँ। आपस में चिड़िया भाग जाती हैं, उड़ जाती हैं, इनका शोर सुन के कंपटीशन हो ये जाता है। बाद में बहुत हमारे यहाँ अच्छा तो है। इनका सारा खाद्यान्न भी चूहे खा जाते हैं, मोटे हाँ, मोटे चूहे चूहे भी है। जमीन से निकल के वो भी खा जाते हैं। चूहे भी खाते हैं, चूहे भी जी। बहुत बंदरबाट होती है, बहुत बंदरबाट होती है। बंदर बेचारा बदनाम होता है, बांटते हुए आपस में कर लेते हैं। जैसे हमारे अभी प्रथम उसमें वेबिनार में आदरणीय विश्वनाथ प्रसाद साहब बोल रहे थे कि आप लोग हैं, आप लोगों का प्रयास है तो 4 चांद लग जाते हैं। तो मैंने कहा पहले आप एक चांद पर तो चर्चा कर लीजिए जिसके लिए आज आप आमंत्रित है मुख्य चांद पर। बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम। जय हो, जय हो, बहुत 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 जय हिंद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। गुड जी सर, नाइट टू ऑल सर, गुड नाइट। शुभ रात्रि एवरीबॉडी।